हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हमारा वैदिक एज। क्या लेके आए हैं? हमारा वैदिक एज लेकर के आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज कवर कर लिया है, आपका मीजोलिथिक एज कवर कर लिया है, आपका नियोलिथिक एज कवर कर लिया है, चालकोलिथिक एज कवर कर लिया है, आपकी हड़प्पा की सभ्यता कवर कर ली है और उसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आपका वैदिक एज। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी, अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप प्लीज़ इस चैनल पे विजिट करिए, ये वीडियोस को देखिए। और आज हम आपको वैदिक एज के बारे में यहाँ पूरा क्लियर करने वाले हैं। बट याद रखिएगा, इस वीडियो में हम आपका अर्ली वैदिक एज कवर करेंगे। ओके, पुरान जो स्टार्टिंग की वैदिक एज है वो कवर करेंगे। लेटर वैदिक एज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि हम फुल वैदिक एज कवर करने वाले। अर्ली वैदिक एज हम ऐसे नहीं कि थोड़ा सा करके छोड़ देने वाले, नहीं, हम पूरी चीज़ें स्टार्टिंग टू एंड, बेसिक टू एडवांस हम लेकर के आपको चलेंगे। आप सब जानते हो वैदिक एज का ताल्लुक किससे है? आपके आर्यन से है। आर्यन कोई इंसान नहीं है, आर्यन से कैसे मतलब लोग हैं, एक तरह की ऐसी बोलते हैं ना आपकी पॉपुलेशन थी जो आई थी इंडिया में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं स्टार्ट करूँगी तो आपको खुद ब खुद ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर हम टाइम लाइन की बात करें वैदिक एज की, तो वो आपकी 1500 से लेके 600 BCE मानी जाती है। इसमें भी दो पे ये डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट पे हम अभी पढ़ते हैं, थोड़ी देर में पढ़ते हैं कि ये कैसे डिवाइडेड होता है, यहाँ हम देख लेते हैं। तो वैदिक एज को आपको क्या माना जाता है? 1500 से लेके 600 BCE आपका वैदिक एज माना जाता है। इसको अर्ली वैदिक में और लेटर वैदिक में डिवाइड किया गया है। अर्ली वैदिक आपकी 1500 से 1000 BCE तक मानी जाती है और लेटर वैदिक आपकी 1000 से 600 BCE तक मानी जाती है। और इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1000 BCE के करीब एक ऐसा इवेंट हुआ था कि आयरन की डिस्कवरी हुई थी। आयरन मतलब आपका लोहा डिस्कवर हुआ था और लोहा का इस्तेमाल यूज स्टार्ट हो गया था। यानी इससे पॉलिटिकल चेंज आए, सोशल चेंज आए, फाइनेंशियल चेंज आए, ज्योग्राफिकल चेंज आए, और इसी की वजह से हमें वैदिक एज को अर्ली और लेटर में बांटना पड़ा। याद रखिएगा, बहुत सारे चेंजेस हैं अर्ली और लेटर वैदिक में। अभी आप पढ़ोगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये मत समझ के रखिएगा कि अरे अर्ली मतलब तो शुरू का, लेटर मतलब तो बात का, ऐसे ही होगा, थोड़े मोड़े चेंजेस। नहीं, थोड़े मोड़े चेंजेस नहीं, काफ़ी चेंजेस हैं। तो हम चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि आखिर ये आर्यंस आए कैसे। तो अगर हम इनका रास्ता देखें कि किस रास्ते से ये आए, तो आप कह सकते हो इधर से इंडो आर्यंस का माँ। देखिए, बहुत सारी थ्योरीज है, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूँ पहले ही, क्योंकि अलग अलग बुक्स में थ्योरीज अलग अलग लिखी है। भाई कोई उनके साथ साथ तो चल के आए नहीं थे, कोई हम बहुत क्लियर तो नहीं मानते, हम एविडेंस के रूप में जानते हैं, एविडेंस के रूप में देखते हैं। तो दैट इज़ वाई हमें ये समझ में आता है कि इधर के एरिया से, आपके बैक्ट्रिया के एरिया से ये अपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ऐसे मतलब ये इन एरिया से ये आए। आप सब जानते हो पाकिस्तान इंडिया तो एक ही था ना पहले स्टार्टिंग में। वो तो आपके 1947 के बाद आपका वो विभाजन हुआ, उसके पहले तो हम सारी चीज़ों को सेम लेकर के चलते हैं। तो हमारी एंशियंट हिस्ट्री तो दोनों से जुड़ी हुई है, तो इससे हम स्टार्टिंग करते हैं। तो आपके इस एरिया से कह सकते हो इंडो आर्यंस आए। अब अगर हम इनके बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तो आपके जो वेदास हैं, क्या है, आपके जो वैदिक है या फिर ईरानियन या फिर आपके जो ग्रीक टेक्स्ट हैं, उससे आपको ऋग्वेद उससे आपको क्या कहते हैं, जो ऋग्वेद है आपका, जेंड है, वेस्टा है, ओडिसी है, यानी ये सब क्या है, आपकी बुक्स हैं, बुक्स या फिर रिलीजियस बुक्स हैं आपकी, जो इन सारे ट्रेडिशंस में लिखी गई हैं। इनसे हमें पता चलता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर्यन कल्चर की क्या है, आर्यन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें इन बुक्स से मालूम पड़ता है। तो अगर हम देखें तो आर्यंस कौन होते थे? आर्यंस वो होते थे जो टेम्परेट क्लाइमेट्स में, टेम्परेट क्लाइमेट्स मतलब क्या होता है, नॉर्मल क्लाइमेट्स में, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म क्लाइमेट्स में, जो हॉर्सेस, देखिएगा घोड़ों का, हॉर्सेस का बहुत ज़्यादा यूज है, ये रियरिंग करते थे हॉर्सेस की। फॉट विथ बोज एंड एरोज, कहते हैं ना कि बोज और एरोज से लड़ा करते थे ये, उससे तीर कमान से लड़ा करते थे। ये पैट्रियार्कल थे, यानी ये पितृ क्या बोलते हैं हिंदी में, आई एम सॉरी, मतलब आपका मेल डोमिनेटिंग था, ठीक है। पैट्रियार्कल मतलब आपकी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। बर्निंग डेड बॉडीज, ये डेड बॉडीज को बर्न करते थे, यानी जलाते थे। एज वेल एज बर्निंग, फायर वर्शिप, ड्रिंकिंग ऑफ सोमरस, ये सोमरस को पीते थे। एनिमल सैक्रिफाइस, यानी ये जानवरों का बलिदान दिया करते थे। और साथ ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। तो क्या क्या चीज़ें हो गई कि ये टेम्परेट क्लाइमेट्स में रहते थे, हॉर्सेज रियर करते थे, बोज और एरोज के साथ लड़ाई करते थे,
पैट्रियार्कल पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। बर्न करते थे ये डेड बॉडीज को, फायर वर्शिप करते थे, सोम रस को ड्रिंक करते थे, एनिमल सैक्रिफाइस यानी एनिमलों का बलिदान देते थे, साथ ही साथ ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को भी यूज किया करते थे। इनके टाइम पे जो गोपालकास थे, गोपालकास कौन होते हैं? जो गायों को पालते हैं, उनके ऊपर डोमिनेशन थी। यानी आर्यंस जो थे वो घोड़े लेकर गए कि अरे मेरी तो ज़्यादा डोमिनेंट है, मेरे घोड़े ज़्यादा तेज तर्राक, चलने वाले, लड़ने वाले, मतलब हम ज़्यादा स्ट्रांग है, ये इनके अंदर फीलिंग थी। द रिलेशनशिप ऑफ वैदिक गॉड्स विद 7 हॉर्सेज, यानी कि यहाँ पे काफ़ी आपके रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी हैं कि ये मतलब कई सारी इनकी ऐसी बुक्स वेदास जिसमें हमें मिलता है कि भगवान का ताल्लुक इनके हॉर्सेस से सीधा सीधा दिखाया जाता है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हॉर्स का जो सबसे पुराना एविडेंस है वो आपके बलूचिस्तान में मिला था 2000 से लेके 1300 BC, आप इसका डेट मान सकते हो इसी लगभग डेट में। और साथ ही साथ जो हॉर्स के रिमेन्स है वो आपकी स्वैट वैली और बहुत सारी जगह पे आपको मिल चुके हैं। हॉर्सेस आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपर, इन सब पीरियड्स में मिल चुके हैं पोस्ट हड़प्पन पीरियड में। पोस्ट मतलब होता है हड़प्पा, जब हड़प्पा की सभ्यता की जब धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हुई हड़प्पा के बाद के टाइम पे, तो आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपर, इन सब साइट्स में आपके हॉर्सेस दिखने लगे। ओके, नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो जो आर्यन स्पीकर्स थे वो कहाँ कहाँ फैले हुए थे? आपके अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब, इन सारे एरियाज में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरियाज में भी ये फैले हुए थे। और क्योंकि ये वैदिक एज है यानी वेदों से रिलेटेड है, तो जो ऋग्वेद थी वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट टेक्स्ट मानी जाती थी, सबसे ज़्यादा पुरानी टेक्स्ट मानी जाती थी। एंटायर इंडिया इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेयर आर्यन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल फर्स्ट सेटल, यानी आर्यन लैंग्वेज के जो लोग थे, जो आर्यन कल्चर के लोग थे, जिस जगह पे सबसे पहले वो सेटल हुए उस जगह को कंट्री ऑफ 7 रिवर्स बोला गया। क्या बोला गया? 7 नदियों का देश, कंट्री ऑफ 7 रिवर्स। ऋग्वेद में बहुत सारे भगवान के बारे में, गॉड्स के बारे में भी है, लाइक आपके अग्नि के बारे में, इंद्र के बारे में, मित्र के बारे में, वरुण के बारे में। और ऋग्वेद में आपकी 10 मंडलास का जिक्र हुआ है, जिसमें माना जाता है कि 2 से 7 जो मंडलास है वो बहुत पुरानी है और बाकी की आपकी लेटेस्ट नई लिखी गई थी। आर्यन जो है वो इंडिया में कई सारे सेवरल, ये नहीं था कि हाँ एक साथ सारे आर्यंस आ गए चले आए, ऐसा नहीं था। कई सारे ग्रुप्स में, कई सारे क्लान्स में डिवाइड होकर आए थे। और क्या कहते हैं, दे क्लैश विथ लोकल पीपल कॉल्ड दयायस, यानी उस टाइम पे जो लोकल पीपल रहा करते थे इंडिया में, उनके साथ ये क्लैश करते थे। आर्यंस वेंट ऑन विनिंग एवरीवेयर, हर जगह आर्यंस जीतते थे। क्यों भाई, क्यों जीतते थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा निपुण, यानी कहते हैं ना इनकी बहुत निपुण कलाएँ थी, यानी बहुत ज़्यादा हॉर्स वगैरह बहुत अच्छा चलाते, यूज़ करते थे और सारी चीज़ें करते थे। तो विनिंग एवरीवेयर बिकॉज दे हैड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स। तब तो इंडिया में आपको हॉर्स किसी को चलाना मतलब यूज़ करना नहीं आता था, घुड़सवारी करनी नहीं आती थी, बट दे न्यू, तो यानी हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स थे इनके पास। और ये इन्होंने ही वेस्ट एशिया में या फिर इंडिया में हॉर्स को पॉपुलराइज भी किया। साथ ही साथ इनके पास वेपन्स, अवजार भी बहुत अच्छे थे। ये अलग अलग 5 ट्राइब्स, 5 जनजातियों में ये इंडिया आए और उन जनजातियों को हम बोलते हैं जन्स। क्या बोलते हैं? जन्स। और उसकी पूरी कम्युनिटी को क्या बोला जाता है? पंचजन बोला जाता है। इसमें से जो भरत और त्रिष्टुस थे ये रूलिंग डायनेस्टीज थी आर्यन की। पर आर्यन की जो 5 आर्यन किन 5 ट्राइब्स में आए, 5 अलग अलग जनजातियों में आए, उसमें जो भरत और त्रिष्टुस थी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती थी। और साथ ही साथ जो पुरोहित वशिष्ठ थे उनके सपोर्टर्स थे। बाद में इसी जो भरत क्लान है, जो भरत ट्राइब है, इसी से हमारे देश का नाम भारतवर्ष भी रखा गया। क्या रखा गया? भारतवर्ष भी रखा गया। किसके? भरत क्लान के वजह से। और ये ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो ना हो, जो लिखा गया है वो हम पढ़ते हैं। बाद में जो आपका भरत क्लान है और जो इंडिया का आपका पुरु क्लान था, ये पुरु और भरत, इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश हुई। और बाद में जाके ये दोनों मतलब साथ में मिलकर, पहले इन लोग के बीच में लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे बैटल्स हुए, लेकिन बाद में फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश हुई। और फिर कुरु, क्या कहते हैं, इन्होंने कुरु का फॉर्मेशन किया। दिस कुरु फर्दर इस्टेब्लिश दे जॉइंट किंगडम इन हाई गैंगेटिक प्लेन इन कोलैबोरेशन विद पंचालाज, यानी बहुत ज़्यादा जो हायर गैंगेटिक प्लेन्स का एरिया है वहाँ पे इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। अगर हम इनके फिजिकल लाइफ के बारे में देखते हैं तो रीज़न फॉर देयर सक्सेस, इनके जो सक्सेस का कारण
कारण हम बताते हैं वो क्या था, हॉर्सेस, चैरियट्स या फिर ब्रॉन्ज के जो ये वेपन्स यूज़ करते थे, ये कारण है इनकी जीत का। साथ ही साथ इनके पास 100 व्हील थे। 100 व्हील का मतलब आप कह सकते हो इनके पास आरे वाले पहिए थे। कैसे थे? आरे वाले पहिए का ये यूज़ करते थे, ठीक है। फिर दे हैड बेटर नॉलेज, इनके पास फार्मिंग की, सीजन्स की, यानी कौन से मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, साथ ही साथ कब बीज को बोना चाहिए, कब हार्वेस्ट करना चाहिए, कब फायरवुड का यूज़ कैसे करना चाहिए। इनके पास बहुत नॉलेज थी, बहुत नॉलेजेबल लोग थे, यानी कह सकते हैं ना कि हमसे उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा आगे हुआ करते थे। दे वर मेजरली कॉल्ड एज एनिमल रियरर, इन्हें एनिमल रियरर बोला जाता था क्योंकि इनके टाइम में जो गाय हैं, काउज या फिर जो बुल्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा मेंशन है इनके पीरियड में। इनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा जो फाइट्स हुआ करती थी वो काउज को लेकर कि किसके पास कितनी गायें हैं, इस चीज़ का वहाँ पे हुआ करता था। एज दे कंसीडर द बेस्ट वेल्थ, काउज को, गायों को अपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट वेल्थ माना करते थे। काउज को और मेड्स को, मेड्स कौन होती है? फीमेल सर्वेंट्स, उनको डोनेटेड किया जाता था प्रीस्ट को। उस टाइम पे आप ये देखिए कि जो लैंड डोनेशन है उसका जिक्र आपको अभी नहीं दिखेगा। अर्ली वैदिक में लैंड को जो है देना, इसका जिक्र नहीं दिखेगा, लेकिन काउज को और मेड्स को देना, इसका जिक्र आपको दिखेगा। लैंड इज नॉट कंसीडर्ड एज प्राइवेट प्रॉपर्टी और ए सब्जेक्ट ऑफ ऑनर। उस टाइम पे जो ज़मीन थी, लैंड थी, उसको गर्व नहीं माना जाता। जैसे अभी के टाइम पे है ना, किसी के पास इतना बीघा ज़मीन है, अरे बाप रे, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, अरे रे रे रे। यानी उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे लैंड को नहीं ऑनर माना जाता था, उस टाइम पे गायों को माना जाता था कि किसके पास कितनी गाय हैं, यानी कौन कितना ज़्यादा रिच है। उस टाइम पे ये एस्पेक्ट हुआ करता था। बहुत सारे क्राफ्ट्समैन जैसे कारपेंटर्स हैं, चैरियट मेकर्स हैं, वीवर्स हैं, पॉटर्स हैं, इनको भी ऋग्वेद में मेंशन किया गया, यानी उस टाइम पे ये भी हुआ करते थे। और ऐसा भी मेंशन है कि जो वर्ड अयस है, AYAS, इसका जो है कॉपर और ब्रॉन्ज के सेंस में इसको यूज़ किया जाता था। अगर हम इनकी पॉलिटी की बात करें, यानी ये लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, इसकी बात करते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ऋग्वेदिक आर्यंस का, वो हैंड ऑफ चीफ ऑफ क्लैन यानी जो हेड हुआ करते थे उस क्लैन की, जो उनकी जनजाति थी, जो ट्राइब थी, जो क्लैन था, उसके जो हेड हुआ करते थे उन्हें क्या बोलते थे? हम राजन बोलते थे। क्या बोलते थे? राजन। इन दिस पीरियड द पोजीशन ऑफ किंग बिकम हेरिडिटी, क्या हो गई थी कि अच्छा ये राजा है, इनका बेटा राजा बनेगा, यानी हेरिडिटी हो गई थी। और साथ ही साथ जो चीफटेन होते थे, चीफटेन नहीं, जो हेड होते थे, चीफटेन का मतलब क्या है? जो हेड होते थे, आपके जो मुखिया होते थे, उनके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं होती थी। वो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हाँ खूब पावर ही पावर है, नहीं, बल्कि वो क्या करते थे? वो कैटल्स को प्रोटेक्ट किया करते थे, लोगों के संति, उनके संति वॉर्स लड़ा करते थे, वर्शिप करते थे भगवान को, और साथ ही साथ बिहाफ ऑफ ट्राइब, लोग मतलब ट्राइब के क्या कहते हैं ना, हमारे लैंग्वेज कहते हैं संति, क्या करते थे। और जो जनरल असेंबली हुआ करती थी उस ट्राइब की, जो असेंबली बनती थी, उसे हम कमिटी बोलते थे। किस नाम से जानते थे? कमिटी के नाम से जानते थे। और साथ ही साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का भी जिक्र है, जैसे आपकी सभा, समिति, विधत या फिर गणा, इन सब का भी जिक्र किया गया, आपके ऋग्वेद में मिला है। विमेन यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन वॉर्स एंड डिसीजेस, विमेन क्या करती थी? वॉर्स में, डिसीजंस में पार्टिसिपेट क्या करती थी? आप तो कहोगे हमने तो पढ़ा है कि वैदिक एज में विमेंस की सिचुएशन बहुत दयनीय थी। हाँ, बहुत दयनीय थी, लेकिन अभी अर्ली वैदिक हम पढ़ रहे हैं। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में बहुत सारे डिफरेंस हैं। जो आपका वर्णा सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, वो अभी नहीं दिखेगा आपको अर्ली वैदिक में, नहीं, आपको वो लेटर वैदिक में दिखेगा। सती प्रथा, बहुत सारी प्रथा, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसके साथ साथ किंग के अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें थी, लाइक एक आपके हुआ करते थे वशिष्ठ, एक आपके हुआ करते थे पुरोहित। वशिष्ठ जो ऑर्थोडॉक्स पुराने विचार के होते थे, और पुरोहित जो लिबरल थोड़े से हुआ करते थे। यहाँ पे एक प्लेस ऑफ फाइटर आफ्टर प्रीस्ट हु न्यू हाउ टू यूज़ वेपन्स, यानी कि यहाँ पे जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, उनके बाद उनका स्थान था जो वेपन्स को यूज़ करना जानते हो। अभी आप देखोगे कि धीरे धीरे इसको करके आप क्या कर दोगे, आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, तो अभी प्रीस्ट को सबसे ज़्यादा महत्वता दी जा रही है, और फिर क्षत्रिय आएंगे, क्षत्रिय यानी जो वेपन्स का यूज़ करना जानते होंगे। और इस टाइम पे नो सिग्नल ऑफ एनी ऑफिशियल टू कलेक्ट द टैक्सेस, उस टाइम पे कोई टैक्स वैक्स कलेक्ट करने वाला नहीं होता था। हमें जज का भी कोई मेंशन नहीं दिखा है, लेकिन हमें स्पाइस मिले हैं, स्पाइस का मेंशन दिखा है, यानी आपके जासूस होते हैं ना, स्पाइस होते हैं, उनका मेंशन यहाँ पे हमें दिखा है कि उस टाइम पे जो किंग्स हुआ करते थे, राजन हुआ करते थे, या फिर आपके चीफटेन हुआ करते थे, वो यूज़ किया, मतलब वो इनको रखा करते थे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हेड ऑफ द पास्चर, लार्ज ग्रुप, जो बड़े बड़े ग्रुप के हेड्स हुआ करते थे, उन्हें हम व्रजपति बोलते थे। क्या बोलते थे वो लोग? व्रजपति बोलते थे। और हेड ऑफ फैमिलीज को कुलपा बोला जाता था। साथ ही साथ हेड ऑफ फाइटिंग पार्टीज को ग्रामनी बोला जाता था। जो किंग थे वो कोई भी रेगुलर या परमानेंट आर्मी नहीं रखते थे, बल्कि अलग अलग लोग, जनजातियां होती थी जो काम करती थी किंग के लिए जब जब जरूरत पड़ती थी। यानी उन क्या क्या नाम थे उन ग्रुप्स के? व्रत, गना, ग्राम, सर्द, ये सब फाइट किया करते थे
जब जब ज़रूरत पड़ती थी। अगर हम इनके ट्राइब्स की या फैमिली की बात देखें तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लैन के यानी बर्थ बेस था कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए आप उस ट्राइब के हो, आप उस क्लैन के हो, ऐसा माना जाता था। इनके एसोसिएटेड विद द लाइनेज और क्लिंकेज क्लैन, यानी फिर आप उसी क्लैन से संबंध रखते हो जिस क्लैन में आप पैदा होते हो, जिस ट्राइब में आप पैदा होते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल हैड ग्रेट फेथ इन देयर रिस्पेक्टिव ट्राइब। लोगों का बहुत फेथ था, बहुत भरोसा था अपनी अपनी ट्राइब में, अपने अपने जनों में बहुत सारा उनका क्या कहता है भरोसा था। एंड द वर्ड जना अपीयर्स 275 टाइम्स इन द ऋग्वेद। जो हमारी ऋग्वेद है उसमें 275 टाइम्स ये वर्ड जना, जो जना वर्ड है वो यूज किया गया है, लेकिन जो वर्ड जनपद है वो यूज नहीं किया गया अभी तक, ठीक है। अब धीरे धीरे आपकी फिर जनपद आएगी, महाजनपद आएगी, धीरे धीरे हम एंशिएंट हिस्ट्री में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो ऋग्वेद में मिला है वो है आपका विश। विश मतलब जहर नहीं है, विश ऐसे मतलब विश मतलब आपका एक पूरा एरिया को ये क्या बोलते थे विश, और उसको फिर छोटे छोटे ये ग्राम्स में, गांव में डिवाइड किया करते थे। कोवैट द टर्म गृह इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कूला फॉर फैमिली। यहाँ पे जो है फैमिली के लिए वर्ड गृह यूज किया जाता था, नॉट द वर्ड कूला। नेक्स्ट इज योर रोमन कल्चर की तरह ही यहाँ पे भी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी, यानी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, यानी मेलों की इज्जत, मेल की इज्जत यानी आपके मर्दों की इज्जत, यानी आपके लड़कों की इज्जत ज़्यादा मानी जाती थी। और प्रेयर्स फॉर ऑफर्ड, वहाँ पे लड़के पैदा हो, सन्स पैदा हो, बेटा पैदा हो, इसलिए वहाँ पे प्रेयर्स या फिर ऑफरिंग्स की जाती थी। विमेंस जो है उस टाइम पे असेंबलीज में या कमिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती थी। दे कुड ऑफर ऑब्लेशंस। ऑब्लेशंस मतलब क्या होता है ना, आपकी आहुति देना, कहते हैं ना आग में जो साथ में हवन में आहुति दी जाती है, उस टाइम पे वो अपने हस्बैंड्स के साथ ऐसा सब कर सकती थी जब सैक्रिफाइसेस होते थे। सैक्रिफाइसेस मतलब आपके बोलते हैं ना एनिमल सैक्रिफाइसेस, यानी बलिदान देते थे, उस टाइम पे कर सकते थे। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैड बीन एस्टैब्लिश्ड, शादी विवाह शुरू हो गया था आपका। कुछ प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस होती थी, पॉलिएंड्री यानी एक एक मेल की कई सारी फीमेल्स उस टाइम पे वाइफ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। अगर हम सोशल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऋग्वेदा में देयर इज सम इंडिकेशन ऑफ फिजिकल कॉम्प्लेक्शन, यानी भी क्या ऋग्वेद में क्या बताया है कि ये लोग जो है रंग रूप के बेसिस पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, क्योंकि जो आर्यंस थे वो कैसे थे, फेयर स्किन्ड थे, फेयर स्किन यानी गोरे गोरे से थे, और इंडियंस कैसे थे, थोड़े से डार्क स्किन थे, गेरुआ रंग था, कैसा ना डल स्किन थी थोड़ी सी, यानी फिर आपका ये कैसे थे फेयर स्किन। तो ये क्या किया करते थे, डिस्क्रिमिनेशन इन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्शन, ये डिस्क्रिमिनेट क्या करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम डिफ्रेंसिएशन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन बिगैन। अब आप देखोगे कि धीरे धीरे ऑक्यूपेशन के हिसाब से, यानी जो पूजा वूजा कर रहा है उसका तो बहुत हाई पोजीशन, जो वेपन्स वगैरह चलाना चाहता है उनका थोड़ा सा और हाई पोजीशन, साथ ही साथ जो फार्मर्स होंगे, जो थोड़े से ऐसे वैसे काम कर रहे होंगे, छोटे छोटे आर्टिशियंस होंगे, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा गिरेगी, और धीरे धीरे इसी को जा करके वर्णा सिस्टम, जाति पाति यहाँ पे शुरू हो जाएगी। जो हम आज देखते हैं वो आज का नहीं, वो हमारे लेटर वैदिक एज से चला आ रहा है। जो हम आज भी डिस्क्रिमिनेशंस देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, वो हमारे लेटर वैदिक एज से चली आ रही हैं। और आप ये जान लो कि ये किसी भी बेसिस पे नहीं हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हुआ था, यानी इन्होंने किसी के साथ भेदभाव करना नहीं बताया था, बल्कि ये क्या मतलब ऑक्यूपेशन के बेसिस पे इन्होंने विभाजित कर दिया था कि जो पढ़ाने का काम करे वो टीचर, जो वेपन्स को वो ब्राह्मण, जो वेपन्स को यूज़ करे वो आपका क्षत्रिय, जो आपके व्यापार करे वो आपका वैश्य, जो आपके अन्य काम करे वो आपके शूद्र। तो ये क्या है आपका इस बेसिस पे इन्होंने रखा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ा दिया, और आज की सोसाइटी में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे एग्जिस्ट कर रही हैं। दैट इज़ योर नेक्स्ट चीज़ों पे। अगर हम आते हैं ऋग्वेदिक गॉड्स के बारे में, इनके भगवानों के बारे में जानते हैं, तो दे परसीव नेचुरल फोर्सेस, जैसे कहते हैं ना कि पानी को, जल को, वायु को, लाइक योर अग्नि को, इन सबको ये भगवान इन सब की पूजा किया करते थे, क्योंकि इनको उस टाइम पे ये मतलब ऐसे कोई गॉड वगैरह से ज़्यादा में भी अटैच्ड नहीं होंगे, मतलब नेचुरल फोर्सेस से अटैच थे। ये सोचते थे कि यही चीज़ें जो हैं वो हमारा देखभाल कर रही हैं, हमारी लाइफ सर्वाइवल को जिंदा रख रही हैं। नेक्स्ट इज योर, अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे वो इंद्र को, ये किसे मानते थे, इंद्र को बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते थे। साथ ही साथ ये फायर की भी पूजा किया करते थे। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि ईरान में भी फायर की पूजा होती थी, और ऐसा माना जाता था कि जो फायर है यानी जो आग है वो मीडिएटर है किसके बीच में, ह्यूमंस और डाइटी, ह्यूमंस और भगवान के बीच में ये एक मीडिएटर का काम करती है। साथ ही साथ ये वरुण देव की भी पूजा किया करते थे, जिन्हें ये गॉड ऑफ वाटर यानी जल का, पानी का देवता
ये वरुण को माना करते थे। कुछ फीमेल गॉडेस का भी जिक्र है, लाइक योर अदिति, उषा, ये सारी कुछ फीमेल गॉडेसेस हैं जिनको ये पूजा करते थे। साथ ही साथ ये कैसे पूजा करते थे, ये डिसाइड करते थे हिम्स को, और भी ज़्यादा अदर सैक्रिफाइसेस करते थे, यज्ञ के फॉर्म में यज्ञ वगैरह किया करते थे। तो ये आपका थोड़ा सा हमारा अर्ली वैदिक एज आपका ये हो गया है आपका, एक सेकेंड सॉरी, ये आपका अर्ली वैदिक एज हो गया। तो अगर हम थोड़ा सा रिकैप देखें, थोड़ा सा हम अपनी समरी को अच्छे से देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा कि हम बात करते हैं एक वैदिक एज की। क्या हुआ आपका वैदिक एज कैसे हुआ, आर्यंस के आगमन से। किनके आगमन से, आपके आर्यंस आए। कौन आए, आर्यंस आए। आर्यंस एक ऐसी जनजाति थी, ट्राइब्स थी, फेयर स्किन्ड थी, हॉर्सेस को रियर किया करती थी, बोज और एरोज से काम किया करती थी, फायर की वर्शिप किया करती थी, बहुत सारी, मतलब एक ऐसी जनजाति थी जो इंडिया में आई। तो वैदिक एज को आप दो तरह से डिवाइड करते हो, दो तरह से देखते हो। एक होती है आपकी अर्ली वैदिक एज, एक होती है आपकी लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज आपकी 1000 BC 1500 से लेकर के आपकी 1000 BCE तक आपकी अर्ली वैदिक एज चलती है, और उसके बाद आपकी 1000 से लेकर के 500 या आप 600 कह सकते हो, तब तक आपका लेटर वैदिक एज चलता है। और इसी बीच में आपका जो आयरन का यूज़ है, आयरन मतलब लोहे का यूज़ इस्टेब्लिश हो जाता है। फिर हमने अर्ली वैदिक के बारे में आज कई सारी चीज़ें पढ़ी, हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने। यहाँ से देखते हैं, हमने देखा कि किस टाइप से इनके क्या कहते हैं, कहाँ क्या क्या ये चीज़ें किया करते थे। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जिस जगह पे ये सेटल हुए उसे लैंड ऑफ 7 रिवर्स या कंट्री ऑफ 7 रिवर्स बोला गया। साथ ही साथ यहाँ पे ये कुछ 5 क्लान्स में आए थे जिन्हें जन्स बोलते थे, फिर उन्हें पंचजन बोला गया। जिस कंट्री में इनकी जो भारत क्लैन थी, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन थी, उसी से भारतवर्ष का नाम रखा गया। इनकी फिजिकल लाइफ के बारे में हमने देखा क्या क्या चीज़ें थी। इनके ट्राइबल पॉलिटी यानी क्या क्या हुआ करते थे, कमिटी बनती थी, सभा समिति विधत होता था, वरिष्ठ और पुरोहित हुआ करते थे, स्पाइस हुआ करते थे, जासूस हुआ करते थे। हेड ऑफ पोस्चर को क्या बोलते थे, हेड ऑफ फैमिली को ये लोग क्या बोलते थे। इनके ट्राइब्स या फैमिली कैसी थी, इनकी फैमिलीज ऐसी थी कि जिस घर में जन्म लिया, जिस ट्राइब में जन्म लिया, आप उस ट्राइब से रिलेटेड हो जाओगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा इनका सोशल क्लासिफिकेशन कैसा था। अभी आप देखोगे कि अभी यहाँ पे कोई सोशल क्लासिफिकेशन में वर्णा सिस्टम नहीं आया है। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये फेयर और डार्क स्किन के बीच में थोड़ा सा आपका डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या फिर ये सब मानते हैं। और अब धीरे धीरे आपका ऑक्यूपेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आने लगेगा। फिर हमने इनके गॉड्स और डाइटीज़ के बारे में देखा, और यहाँ पे हमारा जो है आपका ये अर्ली वैदिक एज क्या होता है, फिनिश होता है। अर्ली वैदिक एज को हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका लेटर वैदिक एज पढ़ना, इसीलिए मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, साथ ही साथ हम ठीक से समझ भी नहीं पाते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से पूरा स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक, बेसिक से लेके एडवांस तक हमारे लेटर वैदिक एज को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें पसंद आई हैं, क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, क्या मैं बताऊं, क्या नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।